नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दूरदर्शन समाचार पर। लेकर हाजिर हूं मैं खबरों का सिलसिला। मैं कृतिका। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत और सबसे पहले एक नजर सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए दक्षिण अफ्रीका के लिए रवाना। शिखर सम्मेलन को बताया प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर चर्चा का एक अवसर। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार घुसपैठियों को देश से बाहर निकालने के लिए प्रतिबद्ध। कहा, कुछ राजनीतिक दल इस मुहिम को कर रहे हैं कमजोर। चुनाव आयोग द्वारा जारी मतदाता शुद्धिकरण सूची का कर रहे हैं विरोध। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा विभिन्न क्षेत्रों के लोगों द्वारा बजट पूर्व परामर्श जारी। मुख्य रूप से इंफ्रास्ट्रक्चर और एनर्जी सेक्टर के विशेषज्ञों के साथ विस्तार से चर्चा की। देश विरोधी बयानों को लेकर बीजेपी ने लिया कांग्रेस को आड़े हाथ। कहा, कांग्रेस के डीएनए में देश विरोधी खून माओवादियों की तरह काम कर रही है कांग्रेस। लगाया देश विरोधी ताकतों के साथ देने का आरोप। 56वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो का उद्घाटन। सूचना प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने किया युवा प्रतिभाओं को संबोधित। कहा, युवा ही बनाएंगे विकसित भारत 2047। एम्बेसडर्स राउंड टेबल का भी हुआ आयोजन। तो ये थी प्रमुख सुर्खियां और अब खबरों में विस्तार से बात करेंगे, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग के लिए रवाना हो चुके हैं। ये ग्लोबल साउथ में आयोजित होने वाला लगातार चौथा G20 शिखर सम्मेलन होगा। शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री G20 एजेंडों पर भारत का दृष्टिकोण प्रस्तुत करेंगे। G20 शिखर सम्मेलन के दौरान इंफ्रास्ट्रक्चर, महिला नेतृत्व, विकास और SDGs के क्रियान्वयन पर चर्चा केंद्रित होगी। प्रधानमंत्री इस दौरान भारत, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका की बैठक में भी हिस्सा लेंगे। और भारत से रवाना होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि मैं 21 से 23 नवंबर 2025 तक दक्षिण अफ्रीका गणराज्य की यात्रा पर जा रहा हूं। यह यात्रा मुझे दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा के निमंत्रण पर 20वें G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए है, जो दक्षिण अफ्रीका की अध्यक्षता में जोहान्सबर्ग में आयोजित हो रहा है। यह शिखर सम्मेलन खास है क्योंकि पहली बार G20 शिखर सम्मेलन अफ्रीका में हो रहा है। साल 2023 में भारत की अध्यक्षता में अफ्रीका यूनियन G20 का सदस्य बना था। ये सम्मेलन दुनिया के महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने का मौका देगा। इस साल के G20 की थीम एकजुटता, समानता और स्थिरता है, जिसके जरिए दक्षिण अफ्रीका ने भारत के नई दिल्ली और ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में हुए पिछले सम्मेलनों की दिशा को आगे बढ़ाया है। मैं इस शिखर सम्मेलन में भारत की सोच और हमारे सिद्धांत वसुधैव कुटुंबकम और एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य के अनुरूप अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत करूंगा। मैं साझेदार देशों के नेताओं के साथ बातचीत करने और सम्मेलन के दौरान प्रस्तावित छठे IBSA शिखर सम्मेलन में शामिल होने की प्रतीक्षा कर रहा हूं। दौरे के दौरान दक्षिण अफ्रीका में बसे भारतीय समुदाय से मिलने के लिए भी उत्सुक हूं, जो भारत के बाहर सबसे बड़े भारतीय समुदायों में से एक है। वहीं आपको बता दें कि G20 का अगला अध्यक्ष अमेरिका है, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की है कि ना तो वो और ना ही अमेरिका का कोई अधिकारी प्रतिनिधि जोहान्सबर्ग में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होगा। डोनाल्ड ट्रंप का आरोप है कि दक्षिण अफ्रीका में गोरों के प्रति वैमनस्य का रवैया अपनाया जा रहा है और इसके विरोध में वो जोहान्सबर्ग नहीं आ रहे। अमेरिका खुद तो नहीं आ रहा है। उसने यह भी कहा है कि उसकी अनुपस्थिति में G20 में किसी प्रकार का डिक्लेरेशन न अपनाया जाए। अब यह सदस्य देशों पर निर्भर करेगा कि इस पर क्या सहमति बनती है। लेकिन मेजबान देश का कहना है कि G20 सामूहिक समूह है और निर्णय सभी सदस्यों की भागीदारी से ही लिया जाएगा और G20 अपनी सभी प्रक्रियाओं को पूरा करेगा।
G20 में शिखर सम्मेलन के बाद अध्यक्षता हैंडओवर की परंपरा है, जिसमें मेजबान अगले अध्यक्ष को बैटन हैंडओवर करता है। चूंकि ट्रंप जोहान्सबर्ग नहीं आएंगे, इसलिए हैंडओवर को लेकर भी तस्वीर साफ नहीं है। चूंकि अमेरिका का कोई प्रतिनिधि बैठक में नहीं आएगा, इसलिए पारंपरिक मंच पर कोई औपचारिक हैंडओवर संभव नहीं होगा। 1 दिसंबर से अमेरिका स्वतः G20 की अध्यक्षता तो ले सकता है, लेकिन वह अगले साल के लिए कौन सा एजेंडा तय करेगा, यह देखने वाली बात होगी, क्योंकि पूरी दुनिया डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ वार से परेशान है। लेकिन रोचक बात यह भी है, और विडंबना भी कर सकते हैं, कि जिस अमेरिका की धरती पर G20 की बैठक सबसे पहले हुई थी, उसी अमेरिका के राष्ट्रपति ने G20 का अभी इस साल बहिष्कार कर रखा है। अब फिर भी इंतजार रहेगा कि 2026 में G20 कौन सा रूप ग्रहण कर सकता है। जोहान्सबर्ग के लिए डीडी न्यूज के लिए कैमरा पर्सन मोहित जोशी के साथ मैं अखिलेश सुमन। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग पहुंच रहे हैं। वहां मौजूद भारतीय उच्चायुक्त प्रभात कुमार ने पीएम मोदी के दौरे और उनकी कूटनीतिक प्राथमिकताओं की जानकारी साझा की है। इस महत्वपूर्ण सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री कई वैश्विक नेताओं के साथ द्विपक्षीय और बहुपक्षीय बैठकें भी करेंगे। इस बारे में और जानकारी के लिए दक्षिण अफ्रीका में भारतीय उच्चायुक्त प्रभात कुमार से खास बातचीत की हमारे संवाददाता अमृतपाल ने। आपको सुनाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जोहान्सबर्ग G20 समिट में शिरकत करने पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री की क्या प्रायोरिटीज रहेंगी इस G20 समिट में? उनकी कई मुलाकातें हैं वर्ल्ड लीडर्स के साथ। इसके लिए बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं भारत के साउथ अफ्रीका में राजदूत प्रभात कुमार। एम्बेसडर कुमार, क्या प्रायोरिटीज रहेंगी भारत की इस G20 शिखर सम्मेलन में, जोहान्सबर्ग समिट में? सबसे पहले मैं तो ये बताना चाहूँगा कि यहाँ पे बहुत उत्साह है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, और आप देखेंगे कि भारतीय कम्युनिटी में भी बहुत उत्साह है और लोग बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहे हैं। उन्होंने बहुत सारे मैसेजेस डाले हैं, आप देखेंगे फेसबुक पे और दूसरे सोशल मीडिया पे, साओ बोरा प्रधानमंत्री आपका स्वागत है। तो और यहाँ के लीडरशिप में भी, साउथ अफ्रीकन लीडरशिप और जो लीडर्स आ रहे हैं उनमें भी बहुत उत्साह है। भारत ने एम्बेसडर जब अपनी प्रेसिडेंसी के दौरान G20 का एक तरीके से एजेंडा रेवोल्यूशनाइज किया था, जब साउथ की, ग्लोबल साउथ की प्रायोरिटीज को सेंटर स्टेज रखा था। जोहान्सबर्ग में की समिट में भी हम यही एजेंडा चलते देख रहे हैं। तो क्या जोहान्सबर्ग डिक्लेरेशन में ग्लोबल साउथ के जो इश्यूज हैं उन पे फोकस रहेगा? आपको जैसे याद होगा कि हमने दिल्ली सम्मेलन में जो G20 समिट हुआ था, उसमें ग्लोबल साउथ पे एक हमने वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट की थी, 2 समिट्स की थी, जिसमें हमने दूसरे देशों का, जो कि G20 के पार्ट नहीं है, 100 से ज्यादा देश भाग लिए थे उसमें, वर्चुअल समिट थी, और उनका जो भी व्यू था, ओपिनियन था, उसको मैंने हमने वहां से निकाल कर और इस G20 समिट में लाए। तो ग्लोबल साउथ तो इसके फोरफ्रंट पे है, सबके सामने है। पिछले 4 समिट जो हैं वो ग्लोबल साउथ कंट्री में हुए हैं, इंडोनेशिया, भारत और उसके बाद ब्राजील और अब साउथ अफ्रीका। तो चारों देशों ने इस पे बहुत कंट्रीब्यूट किया है, और इसलिए ग्लोबल साउथ का एजेंडा फिर फोरफ्रंट पे है। और हमने जो इश्यूज उठाए थे उस समय, और जो जिसमें हमने काम आगे किया था, डिजास्टर रेजिलियंस, विमेन एम्पावरमेंट, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, तो ये सब इश्यूज जो हैं, और भी जो इश्यूज थे, वो अब हमारे, आप देखेंगे कि हम इस पे बोलेंगे भी, और ये हमारे समिट डॉक्यूमेंट्स में आएगा और इस पे काम चलता रहेगा। तो ये जो हमने जो प्रेसिडेंसी की थी उसका एक परिणाम है। सो क्लियरली भारत ने जो एजेंडा सेट किया था G20 का अपनी प्रेसिडेंसी के दौरान, या अफ्रीकन यूनियन को G20 में जोड़ना अपनी प्रेसिडेंसी, वही एजेंडा इस बार भी जोहान्सबर्ग समिट में चलता नजर आ रहा है। हालांकि जब वैश्विक लीडर यहां मुलाकात करेंगे अगले 2 दिनों में, कई वैश्विक मुद्दे डिस्कस होंगे, पर फोकस क्लियरली ग्लोबल साउथ पे रहेगा। कैमरामैन मोहित जोशी के साथ अमृतपाल सिंह, डीडी न्यूज, जोहान्सबर्ग। और इसी बीच रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। व्यक्तिगत जानकारी के लिए ऑनलाइन अनुरोधों से रहें सावधान। कुछ भी जानकारी देने से पहले जरूर सोचें।
कोई भी वैधानिक कंपनी फोन या इंटरनेट पर आपसे निजी जानकारी कभी भी नहीं मांगती। इसलिए ऐसे कॉल या ईमेल आने पर अपनी जानकारी देने से पहले समझदारी दिखाएं और सावधानी बरतें। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का। खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भुज के हरिपुर में बीएसएफ के 176वें बटालियन कैंपस में बीएसएफ के 61वें स्थापना दिवस कार्यक्रम में आज शामिल हुए। समारोह के दौरान अमित शाह ने देश की सीमाओं की रक्षा में बीएसएफ के जवानों का उत्साह बढ़ाया। उन्होंने कहा, जब तक बीएसएफ सीमा पर है कोई भी देश में घुस नहीं सकता। इसके अलावा उनकी वजह से लोग चैन की नींद सोते हैं। उन्होंने विश्वास जताया कि सरकार बीएसएफ के कल्याण के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगा और सशस्त्र बलों के लिए सरकार ने आधुनिकीकरण पर जोर दिया है। गृह विभाग ने तय किया है कि बल का अगला वर्ष अगले स्थापना दिन तक बल को आधुनिकीकरण के सभी आयामों में से युक्त कर 5 साल में बल को विश्व का सबसे आधुनिक और सबसे पैनी आक्रमण क्षमता वाला हमारा बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बनाएंगे। और वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने इसके बाद आगे कहा कि सरकार देश से घुसपैठियों को बाहर निकालने के लिए प्रतिबद्ध है। बीएसएफ ने देश में घुसपैठ के खिलाफ कई अभियान चलाए हैं। एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर बाहर निकालेंगे। कुछ राजनीतिक दल एक घुसपैठिया हटाओ का जो अभियान है इसको निर्बल करने में लगे, और वो राजनीतिक दल चुनाव आयोग द्वारा जो एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, मतदाता सूची का शुद्धिकरण जो चल रहा है, इसका खिलाफत कर रहे हैं। मैं आज इस हीरक जयंती समारोह में बहुत स्पष्ट करना चाहता हूं कि हम इस देश में से एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर बाहर निकालेंगे। ये हमारा प्रण है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज नई दिल्ली में 11वीं बजट पूर्व परामर्श बैठक की अध्यक्षता की। ये महत्वपूर्ण बैठक आगामी केंद्रीय बजट 2026-27 की तैयारियों के संबंध में आयोजित की गई थी। इसमें मुख्य रूप से इंफ्रास्ट्रक्चर और एनर्जी सेक्टर के विशेषज्ञों के साथ विस्तार से चर्चा की गई। बैठक का उद्देश्य इन प्रमुख क्षेत्रों की जरूरतों और सुझावों को आगामी बजट में शामिल करना है। इस दौरान विद्युत, जहाजरानी और सड़क परिवहन मंत्रालयों के सचिव भी उपस्थित रहे। साथ ही रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार ने भी अपने विचार रखे। कांग्रेस की ओर से चिली की पूर्व राष्ट्रपति मिशेल बैचलेट को इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार देने पर विवाद खड़ा हो गया। भारतीय जनता पार्टी ने बैचलेट के भारत विरोधी रुख को लेकर कांग्रेस पर सवाल उठाए। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने आरोप लगाया कि कांग्रेस का डीएनए भारत विरोधी है और जिस महिला ने कदम कदम पर भारत को बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, उसे कांग्रेस ने इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार देकर सम्मानित किया है। कांग्रेस पार्टी के डीएनए में, उनके रग रग में भारत विरोधी खून बह रहा है। एक अवार्ड सेरेमनी हुई, इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस, डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट फॉर 2024। सोनिया गांधी जी की उपस्थिति में मिशेल बैचलेट ये पूर्व राष्ट्रपति चिली की रही हैं, इनको पुरस्कृत किया जाता है। जिनको पुरस्कृत करा गया, ये भी क्या करती हैं? पहला, ये भारत की संप्रभुता पे प्रहार करती हैं। और वहीं आपको बता दें कि संसद के शीतकालीन सत्र से पहले सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है, जिसको लेकर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सभी दलों के फ्लोर लीडर्स को पत्र लिखा है। ये बैठक 30 नवंबर को सुबह 11 बजे बुलाई गई है। इस बैठक में शीतकालीन सत्र में उठाए जाने वाले मुद्दों और सरकार के कामकाज के साथ साथ सत्र के विधेयकों के बारे में भी जानकारी दी जाएगी।
इसके अलावा सत्र सुचारू रूप से चलाने के लिए विपक्ष से सहयोग और आम राय बनाने का भी प्रयास होगा। गौरतलब है कि संसद का शीतकालीन सत्र 1 दिसंबर से 19 दिसंबर तक चलेगा। 19 दिन के सत्र में 15 बैठकें की जाएंगी। सरकार के एजेंडे में कई महत्वपूर्ण बिल हैं जो इस सत्र में सरकार पारित कराने का प्रयास करेगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ में आयोजित विश्व के मुख्य न्यायाधीशों के 26वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में शामिल हुए। उद्घाटन सत्र में वसुधैव कुटुंबकम का उद्घोष करते हुए उन्होंने कहा, भारत हजारों वर्षों से पूरी दुनिया को एक परिवार के रूप में मानता रहा है। इस कॉन्फ्रेंस के जरिए दुनिया को ये संदेश देने की जरूरत है कि न्याय कैसे मानवता की समस्याओं को हल कर सकता है। आज की कोई भी समस्या केवल एक देश की समस्या नहीं, ये दुनिया की समस्या होती है और दुनिया को ही मिलकर के इसके समाधान का मार्ग भी निकालना पड़ेगा। दुनिया को इसका समाधान का मार्ग निकले, दुनिया भर के न्यायविद जब इस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के माध्यम से यहां पर एकत्र हुए हैं तो न्याय मानवता की समस्या का समाधान का रास्ता कैसे निकाल सकता है, यह इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से एक संदेश दुनिया भर में देने की आवश्यकता है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। व्यक्तिगत जानकारी